नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग तृतीय में डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा प्रभु जाति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने अपने एक निबंध द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज में प्रभु जाति की अवधारणा का उल्लेख किया था। प्रभु जाति का संदर्भ संस्कृतिकरण की अवधारणा में लिया गया। जब इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित की थी तो पहले ब्राह्मणीकरण के रूप में ब्राह्मण शब्द का और उसके बाद द्विज शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जब अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में इस सिद्धांत का परीक्षण किया तो जिस जाति का अन्य जातियां अनुसरण करती हैं उसमें जिसका अनुसरण किया जाता है उसे प्रभु जाति से संबोधित किया गया। प्रभु जाति का अर्थ व परिभाषा के संदर्भ में 1959 में एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव का जब अध्ययन किया तब उन्होंने देखा कि वहां उस गांव में दो जातियां प्रमुख रूप से निवास कर रही हैं, एक तो ब्राह्मण और दूसरी कुर्ग। यहाँ कुर्ग जाति के लोग ब्राह्मण जाति की जीवन शैली पद्धति का अनुसरण कर रहे थे, तो इस अर्थ में यहाँ ब्राह्मण प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट के रूप में आया। इसी अवधारणा को अनेक विद्वानों ने अपने समाजशास्त्रीय एवं मानव शास्त्रीय अध्ययनों में प्रयुक्त किया। उन्होंने राजनीतिक संगठन, अंतर्जातीय संघर्ष व प्रभुत्व को समझाने में इस अवधारणा का उपयोग किया है। प्रभु जाति, इसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर उसे डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसी प्रमुख व्यवस्था है जो इसको पहचान दिलाती है। आज विश्व में भारत का उल्लेख होता है तो सभी विद्वान यही कहते हैं, अच्छा वही भारत जहाँ पर कास्ट सिस्टम है, जहाँ जात पात के बंधन इतने सर्वोच्च होते हैं कि व्यक्ति उन जाति के बंधनों को ढीले किए बिना अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसमें जन्म का आधार होता है। इसीलिए मजुमदार व मैदान कहते हैं जाति एक बंध वर्ग है, अर्थात जिस व्यक्ति ने एक जाति में जन्म ले लिया वो अपने जीते जी अपनी जाति संरचना व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियां जजमानी प्रथा के रूप में आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रही हैं। निम्न व उच्च जातियों के पारस्परिक संबंध, भूस्वामी और काश्तकार संबंध, मालिक और सेवक संबंध, साहूकार एवं ऋण लेने वाले संबंध, संरक्षक एवं मानद आदि के रूप में पाए जाते हैं। जातियों के पारस्परिक संबंधों एवं ग्रामीण एकता को समझने के लिए प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया गया। प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट गांव की वह व्यवस्था है जो राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति एवं न्याय और प्रभुत्व को समझाने में योग देती है। इसका आशय है, प्यारे विद्यार्थियों, जो डोमिनेंट कास्ट होगी कहीं ना कहीं उसके पास राजनीतिक सत्ता संबंधी अधिकार होंगे, आर्थिक संसाधनों पर अपना अधिकार रखता है, न्याय और प्रभुत्व की दृष्टि से शक्ति उनके हाथों में होती है। प्रभु जाति की परिभाषा को देते हुए श्रीनिवास कहते हैं, एक जाति तब प्रभु जाति कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, आर्थिक व राजनीतिक शक्ति रखती हो। यह आवश्यक नहीं कि वह परंपरागत जाति संस्करण में सर्वोच्च जाति हो। इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट कास्ट होगी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सवर्ण या ऊंची जाति हो, वो अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति भी हो सकती है। इन्होंने अपने गुजरात के भौगोलिक अध्ययनों में पटेल जाति का जो उल्लेख किया है जो वहाँ पर डोमिनेंट है। अब वो पटेल सामाजिक संस्करण में भले ही निम्न रही हो लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में होने के बाद भी संख्या में अधिक है, पॉलिटिकल पावर रखती है और शक्ति सत्ता का संतुलन की धुरी के रूप में कार्य करती है। अतः
डोमिनेंट कास्ट के लिए परंपरागत जाति संस्करण में उसका ऊंचा होना आवश्यक नहीं है। कोई निम्न या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति भी प्रभु जाति बन सकती है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास आगे कहते हैं, कोई भी प्रभु जाति हो सकती है, किंतु मैंने अब तक किसी भी अछूत को प्रभु जाति के रूप में नहीं पाया। अर्थात उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कोई अछूत अस्पृश्य जो जाति होती है उसको कभी भी डोमिनेंट कास्ट के रूप में नहीं माना गया, भले ही वो पॉलिटिकल पावर रखती हो या संख्या में अधिक हो। प्रभु जाति के जब आधार की बात की जाती है तो एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति को समझाते हुए कहा, वे सभी प्रभु जातियाँ कहलाएंगी जो आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से अन्य जातियों से ऊपर हो। अर्थात सुचिता के आधार पर वे धार्मिक कर्म कर सकती हैं, आध्यात्मिक चिंतन की पराकाष्ठा पर सर्वोच्च स्थान रखती हैं और वो कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधनों पर अधिकार रखती हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति के जो आधार है उनकी चर्चा अपने एक निबंध में की है और उस निबंध का नाम है द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज, यानी मैसूर के जो गांव रामपुरा है उसमें द सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था क्या है, इस पर जो निबंध लिखा उसमें आधारों का उल्लेख किया है। पहला आधार है संख्यात्मक शक्ति, अर्थात प्रभु जाति का सर्व प्रमुख आधार उसकी संख्यात्मक शक्ति है। सामान्य शब्दों में वह जाति जनगणना के आधार पर संख्या में अधिक होगी। जिस जाति के लोगों की संख्या उस गांव या स्थानीय क्षेत्र में अधिक होगी उस क्षेत्र में वह प्रभु जाति कहलाएगी। कभी भी माइनॉरिटीज़ के लोग, अल्पसंख्यक जाति को उस शक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है और कभी भी अल्पसंख्यक प्रभु जाति नहीं बन सकती क्योंकि वो संख्या में कमज़ोर है। दूसरा आधार है आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व। प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक आधार एवं आर्थिक आधार पर गाँव में प्रभु जाति का निर्धारण करती है। जिस जाति के पास गांव में भूमि अधिक होती है वह उस क्षेत्र की डोमिनेंट कास्ट कहलाती है। अगर आपको याद हो तो पहले के ज़माने में जब विवाह संबंध तय होते थे तो ये पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है, कितना बीघा कच्ची है और कितना बीघा पक्की है। कहीं ना कहीं ये उस बात का आकलन करने का आधार था कि वो अपने गांव की सामाजिक संरचना में कैसा स्थान रखते हैं, कहीं वो दबे पिछड़े तो नहीं है। डोमिनेंट कास्ट के यदि हैं तो फिर उनके साथ विवाह संबंध में रुचि दिखाई जाती थी। वह जो क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र प्रभु जाति के रूप में कहलाता था। अगर वह राजनीतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली है तो वह उस क्षेत्र में प्रभु जाति कहलाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर अंचल, यहाँ मीणा जाति डोमिनेंट कास्ट के रूप में संख्या में अधिक है, राजनीतिक प्रभुत्व रखती है। नौकरियों में आज की स्थिति में सर्वाधिक ऊंचे पदों पर इन्हीं जाति के लोग हैं, तो इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं। तीसरा आधार है जातीय संस्करण में उच्च सामाजिक स्थिति का होना। कोई भी जाति जब जातीय संस्करण में उच्च स्थान पर होती है तो प्रभु जाति कहलाती है। प्राय ब्राह्मण हमारी जातीय संस्करण की व्यवस्था में उच्च होते थे, वे जाति व्यवस्था में ईश्वर के समतुल्य माने जाते थे। ऐसा जी.एस. गुरिये ने ब्राह्मण की चतुर्युक्ति के सिद्धांत में भी बताया था। इस प्रकार इस सबसे शक्तिशाली जाति मानी गई। इस प्रकार के आध्यात्मिक रूप से उच्च होने के कारण प्रभु जाति में सम्मिलित है। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि वह जाति जो संस्करण में ऊंचा स्थान रखती है, चाहे वो वैश्य वर्ण से संबंध रखने वाली जाति हो या क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखने वाली जाति हो, अगर उसका ओहदा, संख्या, बल, सत्ता पर अधिकार की प्रवृत्ति है तो उच्च जाति संस्करण में उसे सामाजिक स्थिति के आधार पर डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जाति कहेंगे। चौथा आधार है आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवस्था। शिक्षा एवं नवीन व्यवसायों में नौकरी करने वाले उस क्षेत्र में प्रभु जाति के रूप को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि शिक्षित होने के कारण उनका संपर्क राजकीय अधिकारियों से होता है। इन सब बातों का अन्य जातियों पर प्रभाव पड़ता है और वो प्रभु जाति के दबदबे को मानते हैं। अगर किसी इलाके में कोई अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति के लोग सरकारी नौकरी में ज़्यादा होंगे, शिक्षा के अवसर उनके पास अधिक होंगे,
आधुनिक व्यवसायों को यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रभु जाति की संरचना को प्राप्त कर जाते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण आधार, संपूर्ण गांव की एकता, न्याय और कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। जाति गांव में एकता को बनाए रखने में योगदान देती है और ऐसे कार्य करती है जिससे सारे समुदाय की भलाई हो। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर प्रभु जाति काम करती है। उसका लक्ष्य होता है कि गांव के जितने भी स्थानीय झगड़े हैं उनका निपटारा किया जाए, न्याय का कार्य किया जाए और उन्हीं जाति के पंच पटेल होते हैं और वो निष्पक्ष तटस्थ आधार पर अन्य जातियों के संबंधी मामलों में निर्णय भी सुनाते हैं। अर्थात जिस जाति के पास गांव की एकता की जिम्मेदारी है, न्याय की शक्ति है और कल्याणकारी कार्यों को करने की सूचिता के आधार पर प्रवृत्ति है, उसे डोमिनेंट कास्ट के रूप में प्राथमिकता दी गई। एम.एन. श्रीनिवास ने कुछ गांवों की प्रभु जातियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा का परीक्षण एवं उपयोग अन्य विद्वानों के आधार पर किया। ए.सी. मेयर ने अपने लेख, जो कि साउथ वेस्टर्न जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में प्रकाशित हुआ, उसमें कहते हैं कि कोई भी जाति यदि इस क्षेत्र के अधिकांश गांवों में प्रभुत्व रखती हो तो उस क्षेत्र की प्रभु जाति कहलाएगी। उदाहरण के लिए आज सीकर झुंझुनू की हम बात करें तो राजस्थान के सीकर झुंझुनू जिले में जाट कम्युनिटी का प्रभुत्व है। वो वहाँ भूमि के स्वामी है और अपना दबदबा रखती है, तो यहाँ पर जाट जातिगत आधार पर प्रभु जाति होगी। अगर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण संरचना में ठाकुर जाति का उल्लेख देखें तो ठाकुरों की दबंगी है, कहीं न कहीं अपना प्रभाव रखते हैं, वो अपनी बात को मनवाने की शक्ति रखते हैं, तो वहाँ पर वो प्रभु जाति के रूप में हो सकते हैं। रामपुरा की प्रभु जाति ओक्कालिंगा मानी गई है। श्रीनिवास ने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जर्नल में एक लेख लिखा, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। उसमें मैसूर के रामपुरा गांव में ओक्कालिंगा जाति को प्रभु जाति के रूप में पाया, जो ब्राह्मणों के एक ब्रांच के रूप में पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से कृषि कार्य में लगी हुई थी तथा सबसे अधिक बड़े भूस्वामी ओक्कालिंगा जाति के लोग थे। वे लोग जिनमें सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति अपनी जाति के झगड़ों को नहीं निपटाते बल्कि अन्य जातियों के लिए भी न्याय करते हैं, जो उनमें हस्तक्षेप का अधिकार रखती है। सिर्फ हिंदू ही नहीं वरन उस गांव के मुसलमान भी ओक्कालिंगा से ही अपने झगड़े न्याय के लिए जाते हैं। अर्थात धार्मिक आधार पर, सुचिता के आधार पर ओक्कालिंगा प्रभु जाति के रूप में पाई, ऐसा उन्होंने रामपुरा गांव में उल्लेख किया। श्रीपुरम का अध्ययन आंद्रे बेतय ने किया था, जो तंजौर जिले में है। वहाँ ब्राह्मण को प्रभु जाति के रूप में पाया। आंद्रे बेतय ने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करके प्रभु जाति की अवधारणा में कहा कि ब्राह्मण जाति उस गांव की प्रभु जाति है। यह जाति ही गैर जो ब्राह्मण होते हैं, अब्राह्मण और द्रविड़ों पर अपना धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव रखती थी। उस समय ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसी जाति थी जो शिक्षित थी, संस्कृत भाषा पर उसका अधिकार था। गांव में न्याय का कार्य ब्राह्मण ही करते थे। यहाँ तक कि दोषी होने पर द्रविड़ों को पेड़ से बांधकर कोड़े लगाने का अधिकार भी ब्राह्मण को प्राप्त था। ऐसा आंद्रे बेताई ने अपने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव के अध्ययन में बताया और ये माना कि वहाँ ब्राह्मण प्रभु जाति के रूप में थी। श्रीनिवास व आंद्रे बेताई के अलावा बजराज सिंह चौहान ने राजस्थान के राणावतों की सादड़ी नामक स्थान पर जब अध्ययन किया तो वहाँ पर डोमिनेट कास्ट को राजपूतों के संदर्भ में देखा। आनंद चक्रवर्ती ने देवीसार गांव, प्रोफेसर के.एल. शर्मा ने राजस्थान के 6 गांवों में राजपूतों को एवं ऑस्कर लेविस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में जाट को, एम. शुक्ला ने भागलपुर के पास भारको गांव में यादव जाति को और डी.एन. मजुमदार ने मोहना के ठाकुर जाति को प्रभु जाति के रूप में पाया। हिचकॉक ने कोल्हापुर में राजपूतों को, मेयर ने मध्य प्रदेश में रामखेड़ी गांव में राजपूतों को और गफ ने कुंभापेटाई में ब्राह्मणों को प्रभु जाति के रूप में उल्लेखित किया। अर्थात इन सभी विद्वानों ने क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करके प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित करने में अपना एक आध्यात्मिक, साहित्यिक और सृजनात्मक योगदान दिया है। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जाति के कार्य क्या होते हैं।
डोमिनेंट कास्ट के लोग जो संख्या में अधिक हैं, आर्थिक संसाधनों की शक्ति रखते हैं, राजनीतिक प्रभुत्व रखते हैं, आखिर इनके कार्य क्या हैं? इनके कार्यों को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रभु जाति प्राय निम्न जातियों के लिए एक संदर्भ समूह के रूप में कार्य करती है। इसका अर्थ है उसकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च होती है। उसको देखकर अन्य जातियां उसका अनुसरण करती हैं, अनुकरण करती हैं और अपनी संतानों के संदर्भ में सपने बुनती हैं कि वो उनके जैसे ही बने। दूसरा कार्य है, प्रभु जाति अपने क्षेत्र में सामाजिक जीवन के लिए मानदंड और नियम निर्धारित करती है। उन मानदंडों एवं नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा देने का कार्य करती है। मतलब रूल एंड रेगुलेशन बनाने की एक संस्था के रूप में प्रभु जाति काम करती है। और यदि कोई व्यक्ति उन मानदंडों का उल्लंघन करेगा, उन कानूनों का उल्लंघन करेगा, तो उसके लिए न्याय व्यवस्था के संदर्भ में दंड की व्यवस्था भी प्रभु जाति करती है। तीसरे कार्य के रूप में प्रभु जाति मुख्य शक्ति धारक है, इसलिए बाहरी सरकारी अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित करके राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यहाँ मैं उल्लेख करूँगा कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर सकती है, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, यदि उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर वो लोग प्रभु जाति की कृपा के बिना वहाँ सही प्रकार से प्रशासनिक कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। चौथे कार्य के रूप में प्रभु जाति अपने क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी कार्य करती है। अर्थात सोशल स्टेज में नए नए अंधविश्वास, रूढ़ी, प्रथा, परंपराओं के संपादन निर्माण में प्रभु जाति की भूमिका है। वो आर्थिक विकास की दृष्टि से नए नए उत्पादन के संसाधन कैसे लगेंगे, मजदूरी का वितरण कैसे होगा, जजमानी व्यवस्था में किस जाति को अधिकार दिए जाएंगे, इन सब का निर्धारण करने की शक्ति रखती है। पांचवें कार्य के रूप में प्रभु जाति अपने गांवों तथा दूसरी दुनिया के बीच महत्वपूर्ण संबंध बनाते हैं, अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। एक बच्चे को किस प्रकार सिखाना है, किस प्रकार अपनी जाति की शुचिता के बारे में बताना है, यह सब प्रभु जाति के द्वारा ही उल्लेखित किया गया है। छठे कार्य के रूप में प्रभु जाति विभिन्न तरीकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधन के अधिकारों की प्रवृत्ति यह उल्लेखित करती है कि प्रभु जाति के माध्यम से ही वो लोगों को तौर तरीके बताते हैं कि उन्हें किस तरह का व्यवसाय करना होगा। अगर कोई जाति के लोग अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय करती है तो डोमिनेंट कास्ट के रूप में ये उसे दंड देने का अधिकार भी रखती है। प्रभु जाति की अवधारणा की कुछ आलोचनाएं भी की गई है, खास करके अनेक मानव शास्त्री, जिसमें हम श्यामाचरण दुबे की बात कर सकते हैं, इसमें हम मजुमदार की बात कर सकते हैं। उन्होंने कुछ आलोचनाएं की हैं जिनका आधार निम्न है। श्यामाचरण दुबे ने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना करते हुए कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि संख्या की अधिकता के कारण कोई प्रभु जाति बन जाए। साथ में यह भी कहा कि आर्थिक एवं जाति पदक्रम में उच्च स्थिति भी प्रभु जाति के लिए आवश्यक नहीं होती, क्योंकि एक जाति की उच्चता को सभी जातियां स्वीकार करें आवश्यक नहीं है। देखिए, इंडियन विलेज 1955 में जब श्यामाचरण दुबे ने अध्ययन किया समीरपेट नामक गांव में, तो उनको ऐसे तर्क मिले, ऐसे उन्होंने सृजनात्मक बिंदुओं की खोज की जिसके आधार पर यह कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि संख्या के आधार पर कोई प्रभु जाति हो सकता है कोई वर्ग संख्या में अधिक हो लेकिन उसकी जातीय संरचना में निम्न स्थिति है तो वो प्रभु जाति नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी उच्चता को सभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कई बार एक गांव में संख्या, जाति, संस्करण तथा आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से एक से अधिक जातियां प्रभुत्वशाली होने का दावा करती हैं। ऐसी स्थिति में यह तय कर पाना कठिन होता है कि किसे प्रभु जाति कहा जाए। यह भी आलोचना का बिंदु है। कई बार 5-6 हज़ार की पॉपुलेशन वाले गांव में संख्यागत आधार पर यदि हम देखें तो राजपूत, ब्राह्मण, बनिया 3 धड़ों के रूप में होते हैं।
तीनों अपने आप को संपन्न मानते हैं। अब ये निर्णय करना कठिन है कि वहाँ कौन सी प्रभु जाति है जो अपनी सत्ता की बागडोर हाथ में रखकर सब पर नियंत्रण करेगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ निर्धारण करना कठिन होगा। इस आधार पर केवल संख्या को मानदंड माने या आर्थिक संसाधन को माने, राजनीतिक दृष्टि से माने, यहाँ प्रभु जाति की अवधारणा में थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है। लुइस डूमा, जिन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर कहा कि संख्यात्मक शक्ति प्रभुत्व का परिणाम है, ना कि प्रभुत्व का एक अन्य प्रकार का सृजनात्मक परिणाम। अर्थात संख्या अधिक होना एक अलग मुद्दा है और शक्ति प्रभुत्व की वजह से संख्या है, यह अलग मुद्दा है। इसको एम.एन. श्रीनिवास स्पष्ट नहीं कर पाए। जाति की सांस्कृतिक परिस्थिति संस्तरण के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रभुत्व के आधार पर इसे पृथक किया जाना चाहिए था, इसे स्पष्ट नहीं कर पाए। एंथोनी कार्टर ने महाराष्ट्र के गिरवी गांव का अध्ययन करके पाया कि जातियां राजनीतिक दृष्टि से संगठित रूप से कार्य नहीं करती, बल्कि इसका रूप दूसरा होता है। अतः जाति को प्रभुत्व से पृथक करके उसके स्थान पर प्रभुत्वशाली समूह का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये प्रभु जाति की अवधारणा निर्मूल बेकार सिद्ध होगी। धीरेन्द्र नाथ मजुमदार कहते हैं, एक जाति सदाई संख्या के आधार पर प्रभु जाति नहीं हो सकती। एक जमींदार अपने विस्तृत नातेदारों के कारण या कुछ परिवार भूस्वामित्व एवं उच्च जीवन स्तर के कारण गांव में प्रभावशाली हो सकते हैं। कई बार एक गांव में एक ब्राह्मण, एक साधु, एक जमींदार और एक सामाजिक कार्यकर्ता का भी अधिक प्रभाव रहता है। ऐसी स्थिति में प्रभु जाति की जो व्याख्या की गई है वो ठीक नहीं है। सारांश में हम कह सकते हैं कि प्रभु जाति की अवधारणा का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने अपने लेख द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज में किया तथा बताया कि अध्ययन करते समय जाति के सदस्यों की अधिक संख्या आर्थिक राजनीतिक शक्ति के आधार पर एक क्षेत्र विशेष में प्रभु जाति बन जाती है, जो गांव में विभिन्न कार्यों को संपादित करने का अधिकार रखती है। सारांश में हम कह सकते हैं कि प्रभु जाति वो जाति है जिसके पास पहला आर्थिक संसाधन है, दूसरा राजनीतिक शक्ति है, तीसरा संख्या में अधिक है और चौथा सुचिता न्याय के पैरामीटरों में वो अन्य जातियों को मार्गदर्शन देने का कार्य करती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये लघु व्याख्यान के रूप में प्रभु जाति की अवधारणा का मैंने उल्लेख किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप इसको सुनकर प्रभु जाति के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगली क्लास में नए बिंदुओं के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी इसका रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।